जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर के एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट 2026 आज पेश, बुनियादी ढांचे और समग्र विकास पर फोकस, ब्रजेश पाठक का बयान। द्वारका में बीफ काले कारोबार का भांडाफोड़, छापे में 3 हिरासत में, शंकराचार्य ने जताया रोष, सख्त कार्रवाई और पूरी जांच की मांग। रोहिणी में खुले सीवर में गिरकर दिहाड़ी मजदूर की मौत, घंटों रेस्क्यू के बाद शव बरामद, लापरवाही पर उठे सवाल। मुंबई महानगर पालिका में महायुति की सरकार बनी, ऋतु तावड़े महापौर और संजय खाड़ी उप महापौर निर्विरोध चुने गए, सीएम फडणवीस ने दी बधाई। सूरत में पार्टनर को ड्रग्स केस में फंसाने का आरोप, चिराग गोटी का कथित अत्याचार वीडियो वायरल, कोर्ट ने भेजा रिमांड पर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बजट 2026 को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आज प्रदेश के इतिहास का आंकड़ों के लिहाज से सबसे बड़ा बजट पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये बजट राज्य के समग्र विकास को नई गति देगा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष फोकस रखेगा। पाठक के मुताबिक पानी, बिजली, सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि ये बजट महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मील का पत्थर साबित होगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के साथ उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगा। आज उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आने वाला है। ये प्रदेश के इतिहास का आंकड़े के लिहाज से सबसे बड़ा बजट है। यह आधारभूत संरचना को मजबूती देगा, प्रदेश के विकास को गति देगा और पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल जो आधारभूत संरचनाएं हैं और उसको स्ट्रेंथन करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को और गरीब आदमी जो आम आदमी है उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में ये बजट माइलस्टोन साबित होगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट होगा। पवित्र तीर्थ नगरी द्वारका में बीफ के काले कारोबार का पर्दाफाश होने के बाद सनातन धर्म के मानने वालों में बहुत गुस्सा है। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने पुलिस सिस्टम से न सिर्फ आरोपियों को हिरासत में लेने बल्कि उनकी प्रॉपर्टी और दूसरे क्रिमिनल हिस्ट्री की भी पूरी जांच करने की मांग की है। द्वारका पुलिस ने रूपेन बंदर इलाके में छापा मारकर एक मां और बेटे साथ ही एक सप्लायर को बीफ की बड़ी मात्रा के साथ हिरासत में लिया। पवित्र तीर्थ में हुई इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए शंकराचार्य ने कहा कि ये बहुत निंदनीय काम है। जब गौमाता में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं और हमने हाल ही में उन्हें राष्ट्र माता घोषित करने की अपील की थी, तो ऐसा काम सनातन आस्था पर हमला है। भारत देश में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निर्मित होते जा रही है। इतना ही गौरक्षा का प्रयास किया जा रहा है, गौ माता को राज्य माता, राष्ट्र माता घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है, उतना ही स्थान स्थान जगह जगह पर गोमांस पकड़ा जा रहा है। अभी अभी सूचना मिली है कि द्वारका से कुछ दूरी पर 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है, समुद्र किनारे रूपेण बंदर जिसे कहते हैं। उस रूपेण बंदर में 50 किलो गोमांस पुलिस वालों ने जब्त किया है। मुकदमा भी उन्होंने कायम किया है। प्रशासन की इस सक्रियता से वो लोग पकड़े गए हैं, परंतु प्रश्न ये है कि वो सब रूपेण बंदर में कैसे निवास करते हैं, वहाँ रहने के लिए क्या वो अधिकृत हैं, उनके पास जमीन का पट्टा है, सरकारी जमीन पर उनका मकान है कि उन्होंने जमीन स्वयं प्राप्त की है, आधार कार्ड उनका क्या है, चुनाव का कार्ड क्या है, इन सब बातों की जांच होनी चाहिए। जो भारत देश में रह करके और गुजरात राज्य में गौहत्या बंद है, सरकार की ओर से बंद है, कानूनन बंद है, उसके बाद किस तरह से ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, ये बहुत विचारणीय प्रश्न उपस्थित हुआ है। जबकि द्वारका के चारों तरफ अनेक गौशालाएं हैं,
रोहिणी सेक्टर 32 में महाशक्ति काली मंदिर के पास एक 30 वर्षीय युवक की खुले सीवर में गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान बिरजू कुमार के रूप में हो गई है। बिहार के समस्तीपुर का निवासी बताया जा रहा है और राजधानी में दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। यह हादसा डीडीए की जमीन पर बने एक खुले मेन होल के कारण हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। कई घंटों की तलाश के बाद बिरजू का शव बरामद किया गया है। जांच में पता चला है कि हादसे के समय बिरजू अपने एक दोस्त के साथ था। दोनों ने दिन भर शराब पी रखी थी और नशे की हालत में वो वहां से गुजर रहे थे। पुलिस पूछताछ में दोस्त ने बताया कि उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि बिरजू कब संतुलन खोकर खुले नाले में गिर गया। जब बिरजू देर रात तक नहीं लौटा तो उसके साथ काम करने वाले मजदूरों को चिंता हुई। पूछताछ के दौरान साथी ने अनजान होने की बात कही। इसके बाद साथियों ने खुद तलाशी शुरू की। सड़क किनारे खुले मेन होल के पास बिरजू की चप्पलें मिलने से गहरा शक हुआ। मजदूरों की सूचना पर एक स्थानीय वकील ने पीसीआर कॉल की, जिसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और अन्य एजेंसियों ने मिलकर लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव को बाहर निकाला। सीवर की गहराई और गंदे पानी ने उसकी जान ले ली। घटना के बाद जिम्मेदार एजेंसियों की भूमिका पर अब सवाल उठने लगे। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि खुले मेन होल को लेकर पहले भी शिकायतें दर्ज की गई थी, मगर समय रहते कार्यवाही नहीं की गई। हादसे के बाद संबंधित विभागों की जल्दबाजी ने लापरवाही की आशंका को और ज्यादा गहरा दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई महानगर पालिका में महायुति की सत्ता बनने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने मुंबई की महापौर के रूप में रितु तावड़े और उप महापौर के तौर पर संजय घाड़ी के निर्विरोध चुनाव पर दोनों को बधाई दी है। सीएम फडणवीस ने विश्वास जताया कि रितु तावड़े अपने अनुभव और प्रशासनिक समझ के दम पर मुंबई महानगर पालिका को बेहतर नेतृत्व देंगी और आम मुंबईकर के सपनों को पूरा करेंगी। दूसरी तरफ उप महापौर बने संजय घाड़ी भी प्रशासन को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महानगर पालिका के माध्यम से जनता से किए गए वादों को पूरा किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों को आम मुंबईकर तक पहुंचाने का प्रयास होगा। आज बहुत हर्ष की बात है कि मुंबई महानगर पालिका में हमारी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति की महापौर श्रीमती रितु तावड़े, इनका निर्विरोध चुनाव हुआ है और साथ ही में उप महापौर के तौर पर हमारे महायुति के संजय घाड़ी, इनका चुनाव हुआ है। मैं दोनों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। विशेष रूप से हम लोगों ने जनता को जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने का काम अब ये महानगर पालिका करेगी। श्रीमती रितु तावड़े एक अनुभवी इस प्रकार की नगर सेविका है। उन्होंने पिछले समय भी बहुत जनताभिमुख इस प्रकार का कार्य किया है। उनको महानगर पालिका के प्रशासन की भी समझ है, जनता की नब्ज को भी वो जानती है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि महानगर पालिका को वह अच्छा नेतृत्व देंगी और महापौर के रूप में जो आम मुंबईकर है उसके सपनों को वो पूरा करेगी। अहमदाबाद नगर निगम ने पालतू जानवरों के अंतिम संस्कार के लिए बहरामपुरा क्षेत्र में सीएनजी से संचालित एक आधुनिक शमशान सुविधा शुरू की है। ये पहल शहर के उन लोगों के लिए खास है जो अपने पालतू जानवरों को सम्मानजनक विदाई देना चाहते हैं और साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान करना चाहते हैं। नगर निगम ने इस सेवा को आम लोगों की पहुंच में रखने के लिए शुल्क भी बेहद किफायती रखा है। छोटे आकार के श्वानों के अंतिम संस्कार के लिए 500 और बड़े श्वानों के लिए 1000 निर्धारित किए गए हैं। ये सीएनजी आधारित प्रणाली पूरी तरह धुआं और दुर्गंध मुक्त होगी, जिससे आसपास के वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। पारंपरिक दफनाने की प्रक्रिया की तुलना में ये तरीका ज्यादा स्वच्छ, वैज्ञानिक और पर्यावरण के अनुकूल माना जा रहा है। फिलहाल ये सुविधा विशेष रूप से पालतू श्वानों के लिए उपलब्ध कराई गई है। डॉग क्रेमेटर बनाया हुआ है, वो हमारे पेट डॉग ऑनर के लिए खास हमने बनाया हुआ है। जिसने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उसके लिए हमारे यहाँ पर फ्री में डॉग क्रेमेटर हम करते हैं, और जिसका अगर नहीं है, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा, उसके लिए हमने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक क्यूआर कोड जो आप देख सकते हैं बाजू में है,
उसमें आप डॉग QR कोड करके आप डॉग रेमिटर कर सकते हैं। प्रोसेस इस तरह की है मैडम कि जब डॉग ऑनर लेकर आते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर स्ट्रेचर पर लगते हैं। उसके जो डॉग रेमिटर जो मशीन है वो कम से कम हमारे जब अंदर रखने के बाद 2 से 3 घंटे की उसकी जो प्रोसेस है वो है। उसके बाद में इसके जो भी अस्थि निकलती है वो हम खुद ऑनर को देते हैं अस्थि, और ऑनर खुद यहाँ पर लेने भी आते हैं। और ऑनर बहुत ही यहाँ पर आकर खुश होते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा, मतलब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। सूरत में अपने ही पार्टनर को ड्रग्स केस में फंसाने वाला चिराग गोटी एक बड़ा खिलाड़ी निकला। सूरत में चिराग गोटी का आतंक देखने को मिला है। मामले में एक और वीडियो अब सामने आया है जो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। हालांकि ये जो वीडियो है ये काफी विचलित कर देने वाला है और हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो में चिराग गोटी एक युवक को तालिबानी सजा देता हुआ नजर आ रहा है। लकड़ी के डंडे से युवक को बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। वो फिलहाल कोर्ट ने चिराग को 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया है, ऐसी जानकारी सामने आई है। कई लोग उसकी इस बर्बरता का शिकार हो चुके हैं और इस वीडियो में भी ये नजर आ सकता है कि किस तरीके से एक युवक को बड़ी ही बेरहमी के साथ, बड़ी ही बर्बरता के साथ वो पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है और अब उसे जितना ज्यादा हो सके सजा देने की मांग जो है वो की जा रही है। नहीं मारा नहीं हालत उतारे वीडियो है आन पैंट उतरना उतर फ्रैक्चर था इतना उतरना। भाकपा वाले विधायक अजय सिंह ने आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें भाई वीरेंद्र ने क्या कहा इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन बिहार में इन दिनों आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बुलडोजर कार्यवाही की बात करती है, लेकिन सवाल ये है कि अपराधियों पर बुलडोजर कब चलेगा। में यादव और मुसलमान ही केवल अपराधी है, यही 2 को टारगेट किया जा रहा है। ये देखिए, भाई वीरेंद्र जी ने क्या कहा उसको मैं देखा नहीं। पहली बात, जब मैं नहीं देखा तो उसके बारे में कुछ कहना सही नहीं है। लेकिन एक बात हम बताएंगे कि आज कानून जो है पूरी तौर पर फेल हो गया है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नीट की छात्रा जो है उसके केस को लिपापोती किया जा रहा है। दूसरी बात हम बता रहे हैं कि दरभंगा के अंदर जो है छोटी बच्ची के साथ बलात्कार होता और प्रोटेस्ट करने पर पुलिस किस तरीके से वहां पिटाई करता है। कुशेश्वर स्थान में मजदूरी मांगने पर जो है 11 साल की लड़की का कमर तोड़ दिया गया। फिर खगड़िया में जो है 4 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। मधेपुरा में हिना प्रवीण 6 बच्चे की मां है, बंदूक की नोक पर उठा करके ले जाता है और उसकी हत्या कर देता है। कार्रवाई कर रहे हैं जी। बुलडोजर कहाँ चल रही है गरीबों के घर उजाड़ने के लिए? एक भी अपराधी का घर क्यों नहीं तोड़ा गया? ये सिर्फ जो है ना बुलडोजर बाबा बनने से नहीं होगा। अपराधी के खिलाफ ठोस कार्रवाई अगर एक पर हो जाए तो दूसरा अपराध रुक जाएगा। अगर कार्रवाई कर रही है तो नीट की छात्रा का जो अभी तक प्रॉब्लम क्यों दूर नहीं हो रहा, अपराधी को क्यों नहीं पकड़ रहा है? सीबीआई को देकर के केस को लिपापोती कर रही है। अभी तो सीबीआई शुरू नहीं की है। अरे सीबीआई जांच करे, कर दिया। सीबीआई जांच क्या करेगी? सीबीआई उसके लिए होता है रेयर से रेयरेस्ट केस के लिए, जिसमें कोई साक्ष्य नहीं रहता, उसके लिए सीबीआई होता है। लेकिन यहाँ तो सारा चीज है। घटना कहाँ घटी, घटना कब घटी, उसको उठा करके कौन ले जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज है, फिर भी जो है कोई कार्रवाई नहीं। कई फिल्मों में अपने किरदारों से फैंस के दिलों पर राज करने वाले राजपाल यादव फिलहाल बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। एक्टर को 9 करोड़ के चेक बाउंस के मामले में तिहाड़ जेल भेजा गया है। सरेंडर करने के बाद वो वहीं अपनी जेल की सजा काट रहे हैं। कई बॉलीवुड हस्तियों ने आगे आकर मदद का ऐलान किया है और कुछ लोगों ने पैसे देने का भी ऐलान किया है।
इससे पहले सोनू सूद और जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेज प्रताप यादव ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया था। अब इसी बीच राउत इंद्रजीत सिंह यादव ने भी राजपाल यादव को 1 करोड़ 11 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। जेम ट्यून्स म्यूजिक के मालिक और संगीत निर्माता है राव इंद्रजीत यादव, जिन्होंने राजपाल यादव को 1 करोड़ 11 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। मदद के ऐलान के साथ साथ वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, सुनिए। मैं मेरे जैन परिवार की तरफ से 1 करोड़ 11 लाख रुपए राजपाल भाई को दे रहा हूँ। एक यादव होने के नाते मैं, क्योंकि राजपाल यादव है, हमारे यादव बिरादरी का एक बहुत बड़ा कलाकार है, मैं मेरे सभी बंधुओं से ये कहना चाहूंगा कि कृष्ण जी ने मुसीबत के समय गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। ये तो बहुत छोटी सी मुसीबत है यार। 15 फरवरी शिवरात्रि आ रही है, प्रण लो सब लोग, उस भाई की मदद करो ताकि वो भी शिवरात्रि अपने परिवार के साथ बनाए। फिर भी मैं ये आश्वासन दिलाता हूँ भाभी को, उनके छोटे भाई को, उनके परिवार को, अगर 2 दिन में 3 दिन में पूरे पैसों की व्यवस्था नहीं हुई, कितना भी पैसा देना पड़े, 14 तारीख को मैं कोर्ट में जमा कराऊंगा ताकि 14 की शाम को शिवरात्रि पे राजपाल भाई अपने परिवार के बीच में हो। नमस्कार। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट इलाके में एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कुख्यात अपराधी राजीव कुमार उर्फ सूर्या गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि राजीव किसी बड़ी वारदात की फिराक में इलाके में छिपा था। एसटीएफ टीम जब मौके पर पहुंची तो खुद को घिरता देख उसने पिस्तौल से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में एसटीएफ ने भी गोली चलाई, जिसमें उसे पैर में गोली लगी और वो गिर पड़ा। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से करीब 3 राउंड फायरिंग हुई। घायल अपराधी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके पास से एक पिस्तौल बरामद हुई है। राजीव पर लूट, डकैती, अवैध हथियार, धोखाधड़ी और शराब तस्करी समेत 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। घटना के बाद इलाके की घेराबंदी कर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर तलाशी अभियान चलाया गया। एक कुख्यात अपराधी जिनका नाम राजीव कुमार उर्फ सूर्या डॉन है, ये इनकी संलिप्तता 15 से 20 मामलों में रही, जिसमें कई प्रकार के कांड, जिसमें डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट के कांड, हत्या के मामले में भी संलिप्त हो सकती है। इस संबंध में अपने हम रिकॉर्ड देख रहे हैं। आज सुबह आलमगंज थाना को इस बात की सूचना मिली कि यहाँ पे गायघाट पे जो नाविक आते हैं उनसे रंगदारी मांगने के लिए यहाँ पे मौजूद है, रंगदारी मांगने का भी काम किया करते थे। सूचना का सत्यापन करने के उपरांत आलमगंज के थाने की टीम, साथ में एसटीएफ का भी इसमें सहयोग रहा है और डीआईओ की टीम के द्वारा जब यहाँ पे आया गया तो उक्त अपराध भी यहाँ पाया गया और उसके द्वारा पुलिस पे हमला किया गया। इस क्रम में पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई और एक गोली उनके पैर में लगी है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। घटनास्थल से एक विदेशी कट्टा बरामद हुआ है, साथ ही साथ एक गोली भी है। हमने घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया। एफएसएल की टीम आ रही है, घटनास्थल का निरीक्षण कराया जाएगा। इस संदर्भ में आलमगंज थाने में एक अलग से कांड दर्ज करके उसका अनुसंधान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में नवग्रह पीठ की कलश यात्रा के दौरान भगदड़ मची। बताया जा रहा है कि भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई और इस भगदड़ में 7 लोग घायल बताए गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। जहां इस भगदड़ मामले में कई महिलाएं घायल हुई तो वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में महिला के मृत घोषित होने के बाद आक्रोशित परिजन अस्पताल से शव लेकर कलश यात्रा स्थल के बीच लेकर पहुंच गए और प्रशासन को भगदड़ का जिम्मेदार ठहराया गया। फिलहाल मामला इसलिए भी तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा किया गया था, जिसमें भारी जनसैलाब उमड़ा था। इस कार्यक्रम की बात की जाए तो आज यानी 20 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलना था, मगर इस भगदड़ पर प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर कई तरीके के गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है और राजधानी तक में लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। साहू ने कहा कि जहां सरकार और प्रशासन का पूरा तंत्र मौजूद है, वहीं सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो अन्य क्षेत्रों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, सरकार चर्चा से बचना चाहती है। लगातार सदन के अंदर आज भी मेरा कार्य स्थगन प्रस्ताव है सरकार के समक्ष, आसन के समक्ष, कि सरकार संज्ञान ले और माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दें। आखिर मुख्यमंत्री जी अपराध के मुद्दे पर चुप क्यों हैं?
गृह मंत्री जी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, अपराधी पकड़े जाएंगे, अपराधी मारे जाएंगे, अपराधी बिल में घुस जाएंगे, लेकिन अपराधी तो चुनौती दे रहे हैं। पटना जैसे शहर में जहां माननीय मुख्यमंत्री रहते हो, आला अधिकारी रहते हो, वहां कोई सुरक्षित नहीं है। तो आम जन सुरक्षित नहीं है और सिर्फ ये जो है आयवास करना चाह रहे हैं। पूरी तरह से बिहार का विधि व्यवस्था चौपट हो गया है। हम तो लगातार मांग करना चाह रहे हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। बिहार की हालात बिल्कुल खराब है। जी, क्या आप मानते हैं अपराधियों का जांच होता है? आपके भाई वीरेंद्र ने कहा है कि मुसलमान यादवों को टारगेट करके गोली मारी जा रही है। अब देखिए, निश्चित तौर पे ये जो सरकार है टारगेट की राजनीति कर रही है, बदले की भावना, और लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है। यह बिहार भी सबों का है, देश सबों का है, लेकिन जिस प्रकार से बदले की राजनीति की जा रही है, राजनीति में ये अच्छा संकेत नहीं है। सत्ता आती है और सत्ता जाती है। लोग बिहार में कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष के आरोपों पर एनडीए के विधायकों ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सुशासन का राज है और सरकार अपराध पर नियंत्रण के लिए लगातार कार्यवाही कर रही है। एनडीए नेताओं ने कहा कि छिटपुट घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, मगर सरकार हर मामले को गंभीरता से लेकर सख्त कदम उठा रही है। सुशासन बाबू की सरकार है। सरकार की पूरी जो है सो कोशिश है कि एक भी घटनाएं अपने राज्य में घटित न हो, लेकिन फिर भी एक आध दो घटनाएं घटित हो रही है। सरकार संवेदनशील है, सरकार चिंतित है और सरकार लॉ एंड ऑर्डर को और कैसे दुरुस्त किया जाए उस पर पूरी तरह जैसे काम कर रही है। आदरणीय गृह मंत्री जी, जो उप मुख्यमंत्री भी सम्राट, देखिए, जो क्राइमर होते हैं, जो असामाजिक तत्व होते हैं, जो बिहार में भय का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, जो बिहार में आतंक का राज स्थापित करना चाहते हैं, वैसे लोगों को यदि इनकाउंटर हो रहा है तो कानून का डंडा तो उन पर चलेगा ही। और विपक्ष को यदि लगता है कि नहीं, इस प्रकार का कार्रवाई नहीं होना चाहिए, तो क्या वो चाहते हैं जो बिहार में फिर से जंगल राज स्थापित करना, भय का वातावरण पैदा करना? क्या चाहते हैं ये बिहार के अंदर वही कुव्यवस्था स्थापित करना, जबकि बिहार को आप बदनाम करना चाहते हो? जबकि आज बिहार विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, सशक्त बिहार बनने की ओर चल चुका है। बिहार ने अपना खोया हुआ इतिहास और गौरव को फिर से प्राप्त कर लिया है। इसलिए विपक्ष के इस प्रकार का रवैया का मैं खंडन करता हूँ। वो किसी लोग हों और जो जातिवाद की बात कर रहे हैं, वो समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानते। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जाति खत्म करने की बात कही थी। समाजवाद में हमारे नेता डॉक्टर लोहिया ने जाति को खत्म करने की बात कही थी। लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है दोनों सदन में। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, बिहार का विकास का मुद्दा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का कहाँ सवाल है। सवाल है कि सरकार अगर सचेत नहीं रहती, सरकार अगर निष्क्रिय रहती तो कहा जा सकता था सरकार सक्रिय है। उन लोगों ने कहा सीबीआई से जांच कराया जाए, सीबीआई से जांच कराने की बात कही जा रही है। अब इसके बाद भी अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये भी कहना है कि लोग जो हैं बिहार में जो इनकाउंटर हुआ उस पर सवाल उठा रहे हैं कि एक जाति एक धर्म को विशेषकर टारगेट किया। देखिए, अपराधी किसी का जाति नहीं होता है। अगर अपराधी की जाति से रिलेट करते हैं तो इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं अपराधी अपराध करता है, अपराधी है। किसी समाज में न कोई जात है न कोई धर्म है, अपनी एक धर्म और जात मानी है। इसलिए कानून का राज है। अगर कोई इस तरह करेगा तो कानून अपना काम करता है। कल जिस तरीके से विधान परिषद में हुआ उसको लेकर विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि जब तक मुख्यमंत्री जी माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक उनके मंत्री माफ़ी नहीं मांगे, तब तक आज भी सदन नहीं चलने देंगे। देखिए, जनता के लिए सदन होता है, जनता के सवालों का वो डिस्कस करते हैं। इसलिए समझ लीजिए कि जनता देख रही है, जनता उसका जवाब देगी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।